और बच्चों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो नंबर 9 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियो नंबर 4। तो अभी हम लोग लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करने में ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बहुत सारे केसेस हैं। रॉड का केस है, आर्क का केस है, रिंग का केस है, डिस्क का केस है, स्फीयर का केस है, इनफाइनाइट प्लेन शीट का केस है, बहुत सारे केसेस हैं। उनमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कैलकुलेशन है वो हम दो तरीकों से कर सकते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन और यूजिंग गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ की कहानी गॉसेस लॉ वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं इंटीग्रेशन मेथड पे। उसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको सर्कुलर चार्ज आर्क का केस बताया था। इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड का केस, और अगली वीडियो में देखेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। तो पेन कॉपी ले लीजिए और हेडिंग डालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन लगे हैं तो ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। अब कोई रॉड है, उसको आपने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज भी हम उसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या मान ली जाए? लैम्डा। तो कोई भी अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो हमें लेना होगा। इसी लैम्डा के टर्म्स में ही हम अपना फॉर्मूला डेराइव करेंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और कूलम्स लॉ में भी बताया था। यूनिट लेंथ पे जितना भी चार्ज होता है उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फिर आगे यूज होगा तो और आगे आपको बताएंगे। अब सपोज ये हमारे पास में एक रॉड है, फाइनाइट लेंथ का है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ऐसे तो हम इसको नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव का केस एक ही है, फॉर्मूला सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट हो जाएगी। ये सब चीजें तो आप समझ ही चुके होंगे। हमें इनफाइनाइट लेंथ का भी केस कंसिडर करना है, बट हम इसमें सारे केसेस को अलग अलग नहीं देखेंगे। हम इसमें जो एकदम जनरल केस होगा उसको पकड़ेंगे, उसी की वजह से फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी समझेंगे और डायरेक्शन भी समझेंगे। फिर थोड़े थोड़े चेंजेस करके बाकी सारे केसेस आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। बट हमें सबसे पहले समझना होगा किस केस को? जनरल केस को। अब देखिए, इस रॉड की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो उसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। हो सकता है पॉइंट यहां पे हो सकता है एक इंड के बगल में पॉइंट हो सकता है एक इंड के बगल में पॉइंट हो, दूसरा इंड इनफाइनाइट पे चला जाए, हो सकता है पूरा रॉड ही इनफाइनाइट लेंथ का हो और यहाँ पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। हो सकता है ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम उसमें एक जनरल केस लेंगे। जनरल केस क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, कहीं पे भी यहां इस रॉड से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया जाए P। हमें इसी P पॉइंट पर इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। अब P पॉइंट जहां भी होगा उसके हिसाब से, सपोज ये लोअर पोर्शन इस P पॉइंट पर टोटल अल्फा एंगल सबटेंड करता है और ये अपर पोर्शन इस P पॉइंट पर टोटल बीटा एंगल सबटेंड करता है। अब सोचो जरा, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू को हम चेंज करें तो इस P पॉइंट की पोजीशन भी चेंज होगी ना। तो सारे पोजीशन को हम कवर अप कर लेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यूज को चेंज कर करके। अब इसमें P पॉइंट पर अगर हमसे कहा जाए कि आप इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। हम सीधे सीधे इसमें पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में आर्क वाले केस में देखा होगा कि ऐसे केसेस में हम आर्क को या रॉड को छोटे 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 डीएक्स टुकड़ों में बांटते हैं। ये मान लेते हैं कि ये पूरी रॉड ऐसे छोटी छोटी डीएक्स लेंथ एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो उन सभी डीएक्स में से किसी एक डीएक्स पर अब फोकस किया जाए। तो मान लेते हैं यहां से x डिस्टेंस ऊपर, यहां पे एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पार्ट है, इसका छोटा सा टुकड़ा है dx। अगर इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इट मींस यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा? लैम्डा। इसलिए इस dx लेंथ पर कितना चार्ज होगा? dx लेंथ पे चार्ज होगा लैम्डा इंटू dx।
अब ये dx बहुत ही छोटा लेंथ एलिमेंट है, तो इस पे जो चार्ज होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा। तो इस dx लेंथ पे जो भी चार्ज होगा उसको dq कहा जाए। तो dx लेंथ पे चार्ज कितना आया, लेमडा dx। इसी लेमडा dx को क्या मान लिया जाए कि ये है हमारा dq। अब आप इस पूरे रॉड को भूल जाओ, यहां पे एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज है dq। क्या उसे हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से तो p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसका हमें फॉर्मूला भी पता है। तो इसकी वजह से p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सबसे पहले उसको समझते हैं। इसमें ये जो dx आपने लेंथ एलिमेंट लिया है, मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, और ये जो dx लेंथ है वो इस p पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल है d थीटा। इतना भी हमें इसमें एज्यूम करना होगा। अब इस dq की वजह से p पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, उस चार्ज से अवे, दूर जाती हुई दिशा में। तो यहाँ p पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। चार्ज है dq, इसलिए उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको भी हम de मानेंगे। तो यहाँ p पॉइंट पर सिर्फ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली वो हो गई de। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। अब आप ध्यान से देखो, इस पूरे रॉड को ऐसे ही अगर हम छोटे छोटे dx 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 लेंथ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ माने, तो उस पर ऐसे ही चार्ज dq 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 हमें मिलेगा। तो अलग अलग अगर हम dq को देखें, अगर एक यहां dq कंसिडर करें तो उसकी वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। उसको अगर हम कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट हमें इधर मिलेगा, एक कंपोनेंट हमें इधर मिलेगा। इसका भी अगर हम कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट हमें इधर मिलेगा, एक कंपोनेंट इधर मिलेगा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिल रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो वह परपेंडिकुलर टू द रॉड है, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिल रहा है वो अगर हम ध्यान से देखें तो वो इस रॉड के पैरेलल है। वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने जो dq लिया था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी, उसका भी एक कंपोनेंट आप देखो परपेंडिकुलर टू द रॉड, दूसरा कंपोनेंट पैरेलल टू द रॉड। वैसे ही यहाँ आप dq लेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, उसका भी एक कंपोनेंट इधर परपेंडिकुलर टू द रॉड, दूसरा कंपोनेंट इधर पैरेलल टू द रॉड। ऐसे ही जब हम सारे dq की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करेंगे और उसके कंपोनेंट करेंगे, तो हमें एक कंपोनेंट मिलेगा परपेंडिकुलर टू द रॉड, मिलता चला जाएगा, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो पैरेलल टू द रॉड, मिलता चला जाएगा। तो सिंस दोनों की डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए हम दोनों को इकट्ठे इंटीग्रेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन करने में अगर हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी का, तो उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, या फिर सेम नहीं है तो एक दूसरे का अगर अपोजिट होगी तो भी जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो वो कैलकुलेट होकर पूरी वैल्यू दे देगा। बट म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ इकट्ठे इंटीग्रेशन से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें जितने भी इन dq की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसका परपेंडिकुलर टू द रॉड जितने भी कंपोनेंट आएंगे उन सब का हम इंटीग्रेशन करेंगे, उससे हमें परपेंडिकुलर टू द रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। वैसे ही पैरेलल टू द रॉड जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे थे उनका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट मिलेगा जो पैरेलल टू द रॉड होगा। तो सोचो जरा, इस पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर टू द रॉड कंपोनेंट और पैरेलल टू द रॉड कंपोनेंट अगर हमें मिल जाएगा तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता सकते हैं। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रूट ओवर पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वो तो हो जाएगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये है कि हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठे कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें इसमें दो फॉर्मूला बनाना होगा, एक परपेंडिकुलर टू द रॉड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक पैरेलल टू द रॉड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। दो अलग अलग हमें फॉर्मूले डेराइव करने होंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इस dE का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा dE cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा dE sin थीटा। इसको ऐसे लिखें, ये है dE परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो रॉड के क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसको ऐसे ये लिखा जाएगा dE पैरेलल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो इस रॉड के पैरेलल है। अब इसमें dE cos थीटा को भी हमें अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा और dE sin थीटा को भी हमें अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dE cos थीटा और dE sin थीटा को इंटीग्रेट करने से पहले
डीई का कैलकुलेशन कर लिया जाए। अगर आपसे पूछें कि ये डीई कितना होगा, आप इस डीई को कैलकुलेट करके बताओ, तो डीई क्या है? इस फिगर में आप देखो डीई क्या है। इस डीएक्स पे जो चार्ज था डीक्यू, उस डीक्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला क्या होता है, के डी क्यू डिवाइडेड बाई, यहां से यहां तक की जो भी डिस्टेंस है उसको आप आर मान लो, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बहुत ही ध्यान से देखो, इसमें आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। के डी क्यू की जगह वहां से पुट कर दिया जाए लैम्डा डीएक्स अपॉन, अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो आर स्क्वायर की जगह हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें अगर वेरिएबल देखा जाए तो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल dx है, x है, k कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट और r भी कांस्टेंट है। ध्यान रहे ये जो स्मॉल r है ये कांस्टेंट होगा। अगर आप अलग अलग जगह पे इस dx को लोगे तो उसका ये कैपिटल R अलग अलग होगा, उसका थीटा अलग अलग होगा, उसका x अलग अलग होगा, बट R सेम होगा। तो R हमारा कांस्टेंट है, k हमारा कांस्टेंट है, लेमडा हमारा कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम यहां पे इंटीग्रेशन करें तो हमें इंटीग्रेशन तो डी कॉस थीटा का और डी साइन थीटा का करना है। उसमें जब थीटा आएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा, तो सिंस थीटा वेरिएबल है तो एक थीटा वेरिएबल हो जाएगा और एक एक्स वेरिएबल हो जाएगा, दो दो वेरिएबल हमें मिलने लगेंगे। तो फिर इंटीग्रेशन में हो जाएगी प्रॉब्लम। इसलिए क्या किया जाए, सिंस यहाँ हमें ये वाला पूरा एंगल अल्फा और ये वाला पूरा एंगल बीटा है, अगर हम पूरे रॉड को कवर करना चाहें तो हम जब इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे तो हम अल्फा से बीटा जाएंगे। तो इट्स बेटर कि इस पूरे इंटीग्रेशन को एक्स वेरिएबल से चेंज करके हम थीटा वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब इसमें आप इस ट्राइंगल में देखो, अगर इस ट्राइंगल में हम tan थीटा ले लें तो क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू मिलेगा x अपॉन r। इसको भी आप फिगर के नीचे या दाएं बाएं कहीं भी लिखते रहना। यहां से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, r tan थीटा। दोनों ओर अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू r कांस्टेंट, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। बहुत आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। यहां से dx की वैल्यू कितनी मिलेगी, dx की वैल्यू मिलेगी r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, डी इज इक्वल्स टू के लैम्डा, dx की जगह यहां से पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू निकाली है हमने, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे भी इस x को एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा, तो यहां से x की वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी, r tan थीटा। तो x स्क्वायर है, यह आएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा, ऊपर k लैम्डा r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लास 10th का फॉर्मूला है। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा पूरा पूरा कैंसिल, एक r से ये r भी कैंसिल। तो फाइनली डी की वैल्यू आएगी k लैम्डा बाई r इंटू डी थीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार। तो डब्बे में भी आप चाहो तो बंद कर सकते हो, यह भी यूज होगा। तो ये हम लोगों ने छोटी सी कैलकुलेशन करी किसकी, डीई की। अब आप लिखना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द रॉड। हम क्या निकालने जा रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो क्या परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो अल्टीमेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब पूरे रॉड की वजह से क्या कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं। पूरे रॉड की वजह से जो टोटल अल्टीमेट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका सिर्फ परपेंडिकुलर टू द रॉड टोटल वैल्यू कितनी होगी, हम सिर्फ उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द रॉड ये क्या होगा, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। ये क्लियर हो रहा है आपको। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कंसीडर करेंगे, सब पर चार्ज डीक्यू, डीक्यू ऊपर से नीचे तक हमें मिलेगा, सबका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो जो ये कंपोनेंट मिलते चले जाएंगे उन सभी का हम समेशन करने जा रहे हैं। उससे हमें क्या मिलेगा, इस रॉड की वजह से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका परपेंडिकुलर टू द रॉड नेट वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट हो गया।
तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा से। अब इसमें हमें लिमिट भी लगानी होगी। लिमिट कैसे लगाएंगे, बहुत ही ध्यान से देखना। ये dx हमने कंसिडर किया है जब ये वाला एंगल कितना है, थीटा। जब इस टुकड़े को आप इस एंड पे कंसिडर करोगे तो ये जो आप इधर गए हो थीटा डिग्री एंगल, वो अब आप नीचे जाओगे और कितना एंगल आपको मिलेगा, अल्फा। वैसे ही जब आप टुकड़ा इस वाले एंड पे कंसिडर करोगे तो इस थीटा की वैल्यू बढ़कर कितनी होगी, बीटा। तो सिंस एक बार आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, एक बार आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए हम इसमें लिमिट लगाएंगे फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस बीटा। ये क्लियर हो रहा है आपको, लिमिट कैसे लगाएंगे, फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस बीटा इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो इस रॉड की वजह से P पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू द रॉड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। E परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस बीटा। डीई की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी हुई है, के लैम्डा बाई आर। ये जो डी थीटा है इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं क्योंकि अब बीच में हमें यहाँ कॉस थीटा भी लिखना है, कॉस थीटा डी थीटा। के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट है, इसको निकाल लेते हैं बाहर और इंटीग्रेशन सिर्फ हमें करना होगा किसका, कॉस थीटा, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा एलिमेंट्री लेवल का इंटीग्रेशन है। तो ई परपेंडिकुलर हमें मिलेगा के लैम्डा बाई आर, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, ये कितना होगा, साइन थीटा। इसमें लिमिट भी हमें रखनी होगी फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस बीटा। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं और उसके बाद फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। के लैम्डा बाई आर पहले अपर लिमिट रखेंगे साइन बीटा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन माइनस अल्फा। ये आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो एक माइनस रिलीज होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो फाइनली देखिए ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। कितना प्यारा सा फॉर्मूला है, याद करना भी उतना कठिन नहीं है। और ये अगर आप याद कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आपको बाकी सारे केसेस भी याद नहीं हो पाएंगे। अगर आपको ये याद है तो आप बाकी सारे केसेस में भी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लोगे। तो ये याद करना होगा, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसको अब यहीं पे रहने देते हैं। अब इस वाले पार्ट का टोटल कैलकुलेशन करते हैं। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल टू द रॉड कंपोनेंट है, अब हमें उसकी टोटल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द रॉड, ई पैरेलल। ई पैरेलल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई पैरेलल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेम लिमिट माइनस अल्फा से प्लस बीटा और डीई। अब की बार हमें किसको इंटीग्रेट करना है, साइन थीटा। डीई की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखी थी, माइनस अल्फा टू प्लस बीटा। डी की वैल्यू कितनी आई थी, के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा। डी थीटा को यहां लिख देते हैं और इस साइन थीटा को यहां लिख देते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, के लैम्डा बाई आर कॉन्स्टेंट है बाहर, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस बीटा। ऐसे ब्रैकेट में जब भी माइनस आए ना, इसको एकदम बाहर निकाल लिया करो आप, नहीं तो गलती होने की संभावना काफी अधिक होती है। माइनस के लैम्डा बाई आर से पहले अपर लिमिट पुट करेंगे कॉस बीटा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे कॉस माइनस अल्फा। ये तो आपको पता ही है, कॉस माइनस थीटा कॉस ही थीटा होता है, तो ये अल्टीमेटली कॉस अल्फा ही होगा। और फिर जब आप इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये पलट जाएगा, तो ई पैरेलल आएगा के लैम्डा बाई आर और यहां हमें मिलेगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये है हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो ये अपने आप में P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्टीमेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और ये भी अल्टीमेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। P पॉइंट पर अगर हमें E परपेंडिकुलर और E पैरेलल मालूम चल जाए तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब आप चाहो तो आप लिख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। EP इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर। तो ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप पहले ये कैलकुलेट करोगे, फिर ये कैलकुलेट करोगे, फिर उस फॉर्मूले का यूज करके अल्टीमेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैलकुलेट कर लोगे। तो ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला याद करना होगा। परपेंडिकुलर वाले में ऐसे तो यहाँ कॉस आता है, बट फाइनल फॉर्मूले में साइन होता है, क्योंकि कॉस का हम इंटीग्रेशन करते हैं। और ऐसे पैरेलल वाले कंपोनेंट में, मतलब पैरेलल टू द रॉड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें क्या हमें मिलता है, उसमें हमें साइन मिलता है, पर फॉर्मूले में वहां कॉस होता है, क्योंकि साइन का भी इंटीग्रेशन होता है। यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा।
तो ये है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलग और पैरेलल डायरेक्शन में अलग। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड। ध्यान रहे इस फॉर्मूले से हम जो भी कैलकुलेट करेंगे, चाहे उसकी वैल्यू पॉजिटिव है चाहे उसकी वैल्यू नेगेटिव है, हमें सिर्फ उसका मॉड लेना है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन का इसमें जो फंडा है वो आपको अलग से समझना होगा। तो अब इसमें मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताता हूं कि इसका डायरेक्शन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये आप नोट कर लो अच्छे से इसको। अब देखिए इसमें डायरेक्शन का क्या कंसेप्ट है। डायरेक्शन में भी बहुत सी बारीक चीजें हैं, डायरेक्शन भी हमें समझनी होगी कि अलग अलग केस में रॉड की वजह से किसी पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, या फिर परपेंडिकुलर और पैरेलल वाले में डायरेक्शन किधर किधर सेट होगी उसकी। परपेंडिकुलर में तो कोई डाउट नहीं है, जो भी कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा पैरेलल वाले में हमें ध्यान से देखना होता है। देखिए बहुत ही ध्यान से, सपोज ये हमारे पास में रॉड है, फाइनाइट लेंथ का, ऐसी पॉजिटिवली चार्ज है। सपोज आप कोई पॉइंट यहां पे कंसीडर कर रहे हो और इस पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर टू द रॉड और पैरेलल टू द रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी। तो जो पहला है आपका वो तो कह ही रहा है परपेंडिकुलर टू द रॉड, यानी उसकी नो डाउट डायरेक्शन तो इधर ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा इस रॉड के परपेंडिकुलर ही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी हमें समझना है वो किसके लिए डायरेक्शन समझना है, पैरेलल टू द रॉड के लिए, क्योंकि पैरेलल टू द रॉड डायरेक्शन इधर भी हो सकती है ई पैरेलल, या फिर इधर भी हो सकती है। तो इन दोनों में से किधर होगा उसको आप ध्यान से समझो। आप याद रखना, जो पार्ट आपको बड़ा दिखेगा, जो पार्ट बड़ा होगा उसके लिए बीटा की वैल्यू भी अल्फा की वैल्यू से ज्यादा होगी। ये बात आप समझ पा रहे हो। इसी में देखो, इस लाइन से इस रॉड के अगर नीचे वाले पार्ट को और इस लाइन से इस रॉड के ऊपर वाले पार्ट को अगर हम कंसीडर करें, देखें, तो ऊपर वाला पार्ट बड़ा है। तो जो पार्ट बड़ा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें ई पैरेलल की डायरेक्शन मिलेगी। वैसे ही अगर यहां पे आपको एग्जांपल लेके समझाएं, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, यहां पे हमारा कोई पॉइंट है P, यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो परपेंडिकुलर जो पैरेलल होगी उसकी आप डायरेक्शन बताओ। तो परपेंडिकुलर वाला तो इधर ही होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन है वो इस रॉड की तरफ हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। पैरेलल वाले का डायरेक्शन कैसे होगा, इसमें आप देखो ये नीचे वाला पार्ट आपको बड़ा दिख रहा है ना, तो जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये है पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये क्लियर हो रहा है डायरेक्शन कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इस वाले में ये वाला पोर्शन ज्यादा है उसके अपोजिट, इस वाले केस में ये वाला पोर्शन ज्यादा है उसके अपोजिट। अब धीरे धीरे ये भी आपको समझाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। सपोज अगर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझनी हो तो देखिए क्या होगा। सपोज ये फिर से कोई यूनिफॉर्म रॉड है, यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट कहां है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम सेम होगी। अगर यहां पे आप कोई छोटा सा टुकड़ा कंसिडर करते हो, उस पे चार्ज आप dq लेते हो, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, एक कंपोनेंट इधर मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर आप x डिस्टेंस ऊपर गए हो तो x डिस्टेंस नीचे भी वैसा ही आप एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर सकते हो, उस पर भी वैसे ही चार्ज होगा dq। उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। सिंस ये DE सेम सेम है, ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल और ये एंगल भी सेम सेम होगा, इसलिए ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट भी सेम सेम होगा और इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा। और हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो किस डायरेक्शन में होगी, सिर्फ इस रॉड के परपेंडिकुलर होगी। वैसे ही छोटा सा टुकड़ा यहाँ, छोटा सा टुकड़ा आप यहाँ कंसिडर करोगे तो उसकी वजह से फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ऐसे ही इस वाले टुकड़े की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ये वाला एक दूसरे को कैंसिल करता चला जाएगा और ये वाला ऐड होता चला जाएगा। तो अगर कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो हमें सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मिलती है और इसके पैरेलल हमें जो टोटल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते चले जाते हैं, कैंसिल करते चले जाते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है आपको। अब देखिए इसका यूज करते हुए मैं जो डायरेक्शन अभी बताया था आपको उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ध्यान से देखना।
अभी हम लोगों ने क्या केस लिया था, जैसे कि ये कोई रॉड है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। मैंने कहा था कि अगर हम यहां कोई पॉइंट लें, ये वाला पोर्शन छोटा है, ये वाला पोर्शन बड़ा है, तो मैंने कहा था कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन मिलेगी उसमें जो परपेंडिकुलर टू द रॉड होगा उसकी डायरेक्शन तो रॉड के परपेंडिकुलर होगी, पॉजिटिव है, अवे होगा। बट जो पैरेलल वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन है उसमें मैंने कहा था कि जो रॉड का हिस्सा आपको बड़ा दिखे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब ये चीज कैसे हो रही है उसको आप समझो ध्यान से। अच्छा ये बताओ, नीचे वाला ये लेंथ जितनी भी होगी, अगर इतना ही लेंथ हम ऊपर कंसिडर करें, मतलब जैसे ये अगर सपोज एक्स नॉट है, एक्स नॉट हम और ऊपर चले जाएं, तो ये इतना जो रॉड का पोर्शन आपको दिख रहा है उसके लिए ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन हो जाएगी, बिल्कुल होगी। तो इस रॉड की वजह से अभी मैंने आपको समझाया है कि जो पैरेलल कंपोनेंट होते हैं वो कैंसिल होते चले जाते हैं, यानी इस पोर्शन की वजह से, इस रॉड के सिर्फ इतने टुकड़े की वजह से इस पॉइंट पर पैरेलल डायरेक्शन में हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं मिलेगा। तो समझने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको हटा ही देते हैं। अब हमारे पास में सिर्फ क्या बचा, ये इतना पोर्शन बचा। अब इसमें अगर हम छोटा छोटा डीक्यू 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 इस तरह से कंसिडर करें तो इसकी वजह से आप देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिलेगी या फिर ऐसे मिलेगी या फिर ऐसे मिलेगी या फिर ऐसे मिलेगी। उसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा बट दूसरा कंपोनेंट किधर मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा। नीचे मींस व्हाट, इस वाले पार्ट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि अगर इस तरह से रॉड हो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की डायरेक्शन का तो कोई लोचा नहीं होता है, बट पैरेलल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें समझना होता है कि इस डायरेक्शन में आएगा कि उस डायरेक्शन में आएगा। उसी के लिए मैंने आपको बताया कि हमेशा डायरेक्शन किधर होगी, जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसके जस्ट अपोजिट। तो अब हम लोग रेडी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड भी समझ लिया, उसमें परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने अलग से कैलकुलेट की और पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग से कैलकुलेट की, और डायरेक्शन भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम इसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। तो आप देखते हैं स्पेशल केसेस। ये था हमारा जनरल केस, मैंने इसका फिर से फिगर बना लिया है और जो हम लोगों ने फॉर्मूला डेराइव किया है उसको भी मैंने लिख लिया है, क्योंकि इन सभी स्पेशल केसेस में बार बार इस फॉर्मूले का हमें रेफरेंस लेना होगा। तो केस नंबर 1 देखते हैं, ऐसा ही आप नोट करते चलना, केस 1 केस 2। केस नंबर 1 में ये है हमारा फिर से वही यूनिफॉर्म रॉड, फाइनाइट लेंथ का है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और ये है इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस रॉड के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन। यहां कोई पॉइंट है P, हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ड्यू टू सिमेट्री सेम हो जाएगा। तो अगर इसको हम अल्फा बोल रहे हैं तो इसको भी अल्फा ही कर देते हैं। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें परपेंडिकुलर टू द रॉड मिलेगी उसकी वैल्यू को देखते हैं। ई परपेंडिकुलर कितना होगा, फॉर्मूला हमारे सामने है, बस इसी फॉर्मूले में हमें करना क्या है, बीटा की जगह अल्फा पुट कर देना है। तो बीटा की जगह अगर आप अल्फा पुट करोगे तो ये आएगा के लैम्डा बाई आर, और यहां हमें मिलेगा 2 साइन अल्फा, और परपेंडिकुलर टू द रॉड होगी इसकी डायरेक्शन। अब अगर ई पैरेलल की बात करी जाए तो ई पैरेलल देखते हैं फॉर्मूले से कि मैथमेटिक्स हमें क्या बताता है। अगर इसमें हम बीटा की जगह अल्फा पुट कर दें तो कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कैंसिल होता चला जाता है, याद है। छोटा सा टुकड़ा यहां लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ठीक वैसा एक टुकड़ा यहां लेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, मिलता चला जाएगा और कैंसिल होता चला जाएगा। यानी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो आप चाहे तो इसके बगल में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या अल्टीमेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, मतलब पूरे रॉड की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली मिलेगी उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी होगी। डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द रॉड और अवे फ्रॉम द रॉड, नेगेटिव होता तो इस डायरेक्शन में। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या ले लिया जाए, फिर से सपोज ऐसा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है लैम्डा। अब की बार इस पॉइंट P को एक इंड के सामने कंसिडर किया जाए। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, अगर इस वाले पार्ट को हम
छोटा करें, छोटा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी, और छोटा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, इसकी वैल्यू को और कम करेंगे तो अल्फा की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, और इस पार्ट को पूरा खत्म कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू छोटे होते 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 जीरो हो जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है आपको? अगर सिर्फ इतना टुकड़ा लें इसका, तो जो अल्फा की वैल्यू हुई देखिए पहले से क्या हो गई, कम हो गई। इस वाले पार्ट को और कम करेंगे, अल्फा की वैल्यू और कम होगी, और जब ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कम होते होते जीरो हो जाएगी। तो हमें उसमें फिर ये वाला केस मिलेगा, यानी इस वाले केस में नीचे जो अल्फा बनता था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, सिर्फ क्या बचेगा, बीटा। तो इस वाले केस में अल्फा की वैल्यू क्या बस हमें कर देनी है, 0 डिग्री। देखिए ई परपेंडिकुलर कितना मिलेगा, ई परपेंडिकुलर होगा, अगर हम अल्फा की वैल्यू 0 रखें तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो हमें मिलेगा के लैम्डा बाई आर इंटू साइन बीटा। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर अवे। और अगर ई पैरेलल की बात करी जाए तो ई पैरेलल कितना होगा, इसमें आप अल्फा की जगह 0 डिग्री पुट करिए, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये आएगा के लैम्डा बाई आर 1 माइनस कॉस बीटा। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, पैरेलल टू द रॉड तो होती है, बट किधर, इधर की इधर। तो मैंने क्या बताया था, यहां से नीचे वाला पोर्शन तो गायब ही हो गया, तो जो सिर्फ यही वाला पोर्शन बचा है इसी के अपोजिट होगा। तो ये डायरेक्शन है ई परपेंडिकुलर का, और ये डायरेक्शन होगा आपका ई पैरेलल का। अब अगर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा जाए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी होगा स्क्वायर रूट ई परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस ई पैरेलल इसका स्क्वायर। क्यों भाई, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ऐसे ही नहीं निकालते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 क्लियर हो गया। अब देखते हैं केस नंबर 3। इसको आप ऐसे ही नोट करते रहना, फिर लास्ट में आपको एक चीज बताएंगे, आपको वो भी करना चाहिए। केस नंबर 3 में क्या कंसिडर किया जाए, रॉड को इनफाइनाइट करें। चलिए इनफाइनाइट करते हैं। इनफाइनाइट करने से पहले सेमी इनफाइनाइट करते हैं। केस नंबर 3 क्या है, सेमी इनफाइनाइट का केस। सेमी इनफाइनाइट का केस देखते हैं क्या है। अभी क्या केस है, यहां पे है हमारा पॉइंट, ये है हमारा रॉड, ये एंगल बन रहा है अल्फा और ये एंगल बन रहा है बीटा। बहुत ही ध्यान से देखना। अब अगर हम इस वाले पार्ट की लेंथ को कम करें, इतना पार्ट हटा देते हैं, तो अल्फा की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, घटेगी। अब अल्फा की वैल्यू सिर्फ इतनी रह जाएगी। इस वाले पार्ट को हम और कम करें तो अल्फा की वैल्यू और कम होगी, और इस वाले पार्ट को पूरा हटा देंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। अब बहुत ही ध्यान से देखो आप, अगर इस पार्ट को हम बढ़ाएंगे तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। क्यों भाई, इस वाले एंड को इस वाले पॉइंट से मिलाने पर इस वाले लाइन के साथ बनने वाला ये एंगल है, अगर ये वाला रॉड का जो एंड है वो और ऊपर जाएगा तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये वाला पॉइंट और ऊपर जाएगा तो बीटा की वैल्यू और बढ़ेगी। ये वाला पॉइंट इंक्रीज होते होते जब एकदम इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो ये चीज बढ़ते 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 एकदम ऐसे पैरेलल हो जाएगी। वैसे भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन सी इनफाइनाइट पे जाके मिलती हैं। इट मींस अगर रॉड का ये वाला इनफाइनाइट पे चला जाए तो इस बीटा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगी। क्यों भाई, ये वाली जो लाइन जो इस एंड को टच कर रही है, जब वो एकदम पैरेलल हो जाएगी तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90। तो अगर ये वाला रॉड आपका चला जाए इनफाइनाइट पे तो अल्फा की वैल्यू हो जाती है 0 डिग्री और बीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। इस केस को बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट का केस। सेमी इनफाइनाइट मतलब जो रॉड है वो होगी तो इनफाइनाइट लेंथ की, बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कंसीडर कर रहे हैं, एक इंड के बगल में, और जो दूसरा वाला इंड है वो कहां तक एक्सटेंड हो रहा है, इनफाइनाइट तक। तो हमें बस क्या करना है, इस फॉर्मूले में अल्फा की और बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 90 रखिए। ई परपेंडिकुलर हमें कितना मिलेगा, अल्फा 0 तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, और बीटा 90 तो साइन 90 की वैल्यू 1, 0 प्लस 1 1, यानी बचेगा के लैम्डा बाई आर। डायरेक्शन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पॉजिटिव है तो इधर होगा ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन। और ई पैरेलल की वैल्यू निकालते हैं। इसमें अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, और ये 90 पुट करोगे आप तो कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी सिर्फ 1 बचेगा। 1 बचेगा तो ये आएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी
ऐसे, ये मैंने बताया था आपको, ये वाला एंड है, इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन। अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेते हैं। अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू क्या होगी उसको देखते हैं, ई नेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट ये आएगा स्क्वायर रूट के लेमडा बाई आर इसका स्क्वायर प्लस के लेमडा बाई आर इसका स्क्वायर, यानी फाइनली आएगा ई नेट इज इक्वल्स टू के लेमडा बाई आर इंटू स्क्वायर रूट 2। और एंगल कितना होगा, एंगल होगा 45 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, तो फिगर बना लेना, इसको लिख लेना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली लिख लेना, और डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर वाला और पैरेलल वाला कंपोनेंट सबका डायरेक्शन भी आप बना लेना। तो ये सेमी इनफाइनाइट वाला केस क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब बात करते हैं कंप्लीट इनफाइनाइट का, केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है अपना, कंप्लीट इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। तो अब तो आप समझ गए होंगे इसमें, फॉर इनफाइनाइट रॉड, अगर इस तरह से ये रॉड है और इनफाइनाइट लेंथ की है, यहां पे कोई पॉइंट आपने ले रखा है P, तो ये था हमारा अल्फा और ऐसे ऊपर था बीटा फाइनाइट लेंथ के लिए। नीचे वाले एंड को अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो अल्फा की वैल्यू इस तरह से बढ़ती चली जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, और वैसे ही अगर ऊपर वाले पोर्शन को आप बढ़ाते चले जाओगे तो ये बीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी और ये भी हो जाएगी 90। यानी पूरे इनफाइनाइट रॉड के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस जनरल वाले फॉर्मूले में अल्फा की जगह और बीटा की जगह, दोनों की जगह 90 पुट कर देना चाहिए। तो ई परपेंडिकुलर कितना मिलेगा, ई परपेंडिकुलर मिलेगा के लेमडा बाई आर साइन 91 1 और 1 2, ये आ जाएगा के लेमडा बाई आर इंटू 2 या 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। और ई पैरेलल क्या होगा, cos 90 की वैल्यू, यहां भी cos 90 यहां भी cos 90, cos 90 माइनस cos 90 जीरो, ई पैरेलल मिल रहा है जीरो। पैरेलल इसमें भी जीरो मिल रहा है, कैसे, एक तरह से ऊपर वाला पोर्शन जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उतना ही नीचे वाला भी क्रिएट करेगा। एक की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी सेमी इनफाइनाइट, जैसे इस पूरे कंप्लीट इनफाइनाइट रॉड को अगर हम दो सेमी इनफाइनाइट रॉड में बांट दें, ऊपर वाला जो सेमी इनफाइनाइट होगा उसकी वजह से एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, नीचे वाले सेमी इनफाइनाइट की वजह से एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला ऐड होके इतनी वैल्यू दे देगा। क्लियर हो रहा है, तो यह है इनफाइनाइट रॉड का केस। इसको हम लोग एक बार फिर से गॉसेस लॉ में देखेंगे। कहां देखेंगे, गॉसेस लॉ में। गॉसेस लॉ में मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, इसको एक बार फिर से प्रूफ करूंगा। वहां आप देखोगे कि हम लोग इसको कितनी आसानी से यूजिंग गॉसेस लॉ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है गॉसेस लॉ की ताकत। तो गॉसेस लॉ जब आएगा तब देखेंगे, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अगला केस क्या हो सकता है, हम लोगों ने एक एंड पे कंसिडर कर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कंसिडर कर लिया। अब इसमें जो अगला केस है वो है, सपोज इस तरह से हमारा रॉड है, हमें अगर इसके लेंथ के अलोंग इस रॉड से सपोज r डिस्टेंस पे यहां अगर हम कोई पॉइंट भी ले लें, या इसमें हम ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं कि इस तरह से कोई रॉड है और हमें यहां पे एक पॉइंट दे दिया जाए, सपोज रॉड की लेंथ है l, टोटल चार्ज है q, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और यहां से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट p पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। ये जो केस है उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसमें किसी पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला डिराइव किया है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज यहां पे नहीं कर सकते, इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट इसको मैं आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में छोड़ देता हूं, क्योंकि मैंने ठीक ऐसा ही केस कूलम्स लॉ में करवाया था। वहां पे मैंने यहां पे एक चार्ज लिया था और एक रॉड की वजह से और एक चार्ज में, रॉड और चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसको मैंने इंटीग्रेशन मेथड से बताया था। सेम वैसा ही आपको यहां पे सॉल्व करना है। बस वहां पे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हम लिखते थे k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहां q2 नहीं होगा, यहाँ पे q1 होगा। q1 में आप क्या वैसे ही कंसिडर करोगे dq छोटा सा पार्ट। तो आप वहां पे कूलम्स लॉ की वीडियो देखो, वहां आप ध्यान से देखो कि मैंने कूलम्स लॉ की जो अगली वीडियो होगी दूसरी या तीसरी देख लेना आप, उसमें मैंने रॉड और चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेरिवेशन किया है, फॉर्मूला उसमें डेराइव किया था हम लोगों ने। उसमें मैंने कैसे बताया है कि रॉड में और एक चार्ज के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे।
एकदम वैसे ही स्टेप्स आपको सॉल्व करने हैं, वैसे ही लिमिट यूज करनी है, बस यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और फाइनल आंसर भी आपका एकदम एक जैसा आएगा, बस Q2 नहीं होगा, Q2 छोड़ के जो वैल्यू आएगी वही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वैल्यू मिलेगी। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं, आप सॉल्व करना। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट में मैं वो जो वीडियो बनाता हूँ इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें मैं उसको उस केस को एक बार फिर से आप लोगों को बता दूंगा। तो इसके सारे केस होते हैं कंप्लीट। अब आपके लिए एक और होमवर्क है, आप क्या करना, घर पे एक पेज लेना, उस पेज में ऊपर ये जो जनरल केस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है इसका फॉर्मूला आप लिखना। फिर केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 में अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, अगर एक इंड के किनारे हम जाएं और वहां पे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, और अगर सेमी इनफाइनाइट का केस हो तो, और पूरा इनफाइनाइट का केस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो आप अच्छे से लिख लेना। और उस पेज को जहां पे भी आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, टेबल के सामने दीवार पे चिपका देना। बार 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 जब आप देखोगे तो फॉर्मूला आपको याद होगा, मेमोराइज होगा। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।